Hello, my dear friends. Very good morning to everyone. This is Sanjay Singh, as you know. So, I welcome you in my concept classes. As we know, we are discussing the chapter number third of M. Lakshmikant, Indian Polity, right? So, this is the second lecture of this particular chapter. Please pay attention on my words and create a passion in your heart. Listen very carefully because listening is very important for everyone. If you want to speak somewhere, then it's your duty to learn the things from anyone or from any books. So now your duty is to listen to me, right? So just uh, I'm going to deliver the content or related to federal system with unitary bias, right? जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है इस्टेब्लिश फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि भारत का जो संविधान है उसने यानी कि एक इस्टेब्लिश किया एक संघीय शासन व्यवस्था। उस शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, उस शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके कुछ फीचर्स हैं, उनको हम लोग समझते हैं। वो बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि उनको जाने बिना, ठीक है, उनको जाने बिना कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, क्योंकि फेडरल एंड यूनियन यूनिटरी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह दिया इसने कि इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स, जितने भी यूजुअल फीचर्स उसको कंटेन करता है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, टू गवर्नमेंट, जिसमें यानी कि बता दें कि डिवीजन ऑफ पावर्स है, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सुपरमेसी किसकी रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन की। रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन की रहेगी। इतनी जल्दी से सिंपली यानी कि इसे अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, मतलब उसके ऊपर कोई भी किसी का क्या बोलूँ मैं, अधिकार नहीं होगा, ठीक है। स्वतंत्र यानी कि न्यायपालिकता होगी। और द्विसदनीय यानी कि हमारी क्या होगी, जो गवर्नमेंट है वो द्विसदनीय होगी, यानी कि जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का द्विसदनीयता टाइप का होगा, ठीक है। ठीक, आगे बात करते हैं। हाउएवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी नॉन फेडरल फीचर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, एकीकीय संघीय व्यवस्था को हमारा जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंटेन करता है, जिसमें बताया कि सेंटर स्ट्रांग रहेगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, किसके लिए? सेंटर एंड स्टेट के लिए। सिंगल सिटीजनशिप रहेगी सेंटर एंड स्टेट के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी रहेगी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है मैं आगे अभी समझाऊंगा क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अपॉइंटमेंट किसका रहेगा? स्टेट गवर्नर का, ठीक है, बाय द यानी कि सेंटर के द्वारा। ऑल द सर्विसेज जो है, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं और इमरजेंसी प्रोविजन जो है उनको भी यानी कि इसमें इंप्लीमेंट किया गया है। ये भी बताया गया कि मोर ओवर द टर्म ऑफ द फेडरेशन हैज नो वेयर यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि जो फेडरेशन टर्म है उसे यूज नहीं किया गया, क्योंकि हमारा आर्टिकल 1 ही यही बोलता है, क्या बोलता है कि जो इंडिया है उसको डिस्क्राइब किया गया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट। तो ये दो ही चीजों को इंप्लाइज करता है, क्या कि इंडिया जो है इज नॉट अ फेडरेशन इन द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, कि कोई भी स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि कोई स्टेट निकलना चाहे नहीं निकल सकता, ठीक है। नो स्टेट हैज द राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। कोई भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि आप फेडरेशन से निकलें। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब एज अ फेडरल इन द फॉर्म यूनिटरी स्पिरिट क्वाजी फेडरल बाई केसी। यानी कि जो केसी ने बोला कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है उससे एग्जैक्ट फेडरल ना बोलकर हम इसे क्वाजाई फेडरल बोलेंगे। क्वाजाई मतलब ये होता है कि ना तो पूरा फेडरल है और ना ही यूनियन है, ठीक है। सो पूर्ण तरीके से यूनियन भी नहीं है, पूर्ण तरीके से फेडरल भी नहीं है, तो क्वाजाई फेडरल यानी कि नॉट ए कंप्लीटली फेडरल, इट्स यानी कि सेमी फेडरल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्वाजाई फेडरल बाय द केसी, राइट। सो कम ऑन द सेकेंड पैराग्राफ। वेर एज जो यानी कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रानविले ऑस्टिन ने बोला कि यानी कि फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सेंटर के ऊपर फोकस किया गया है, आइवोर जेनिंग ने बोला, ठीक है। और यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब एक दूसरे को सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ये ग्रानविले ऑस्टिन ने बोला। और ये जो यानी कि मॉरिस जोन्स ने थे उन्होंने बोला कि ये यानी कि
एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ये यूज करना है, ठीक है। ये कुछ विचार थे लोगों के जिन्होंने अपने बारे में इनके बारे में बताया। बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आखिरकार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, हमने क्यों लिया ऐसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि रेदर देन, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं लिया हमने, तो कुछ शर्तें रही होंगी, क्यों नहीं लिया उसको समझेंगे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो ऑप्ट किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट रेदर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेशन, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें यह बताया जाता है कि कोऑपरेट करना, कोऑपरेट एक दूसरे को कोऑपरेशन की तरह चलाना, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को सह बनाकर चलना, ठीक है, बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। कोऑर्डिनेट करना मतलब मैं तुम्हें सहायता करूं तुम मुझे भी सहायता करो, एक दूसरे को सहायता करके चलेंगे, ना कि मैं तुर्रम खा हूं और तुम मुझसे ज्यादा बड़े तुर्रम खाओ, ठीक है। ऑर्गन्स वाइल द प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसमें ये बताया गया ये किसके ऊपर, यानी कि जो इसकी जो डॉक्ट्रिन बेस्ड होती है, सेपरेशन ऑफ द पावर, यानी कि किसके बीच में, दो ऑर्गन के बीच में, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें यानी कि पावर जो होती है दो सिस्टम के बीच में होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है आल्सो उसको यानी कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन उठ जाए विच टाइप्स ऑफ विच टाइप ऑफ model is known as the Westminster model, so you can just reply there or answer there by the parliamentary form of government, right? ये बोल सकते हैं आप। The continuation of the establish the parliamentary system is not only at the center but also at the state। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है खाली अगर आप कहो कि खाली सेंटर पे है, ऐसा नहीं है, इसको अप्लीकेबल किया गया स्टेट के भी ऊपर। कुछ फीचर्स है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर जो हमें जान लेने चाहिए। ए पार्ट बोलता है कि प्रेजेंस ऑफ द नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव। हमारे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें यानी कि नॉमिनल हेड होता है, जिससे हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये नॉमिनल हेड है, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो यानी कि क्या है, इलेक्टेड हेड है, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो मेजोरिटी रूल यानी कि मेजोरिटी पार्टी जो होगी उसे रूल किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पार्टी ज्यादा वोट लेकर आएगी वही रूल करेगी, उसकी 5 साल तक सरकार रहेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मतलब सभी लोग मिलकर यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे जो यानी कि पार्टी के अंदर है, ठीक है, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर के लिए। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी जो मेंबरशिप है इन द लेजिस्लेचर मानी जाएगी, ठीक है। मिनिस्टर के अंदर यानी कि मिनिस्टर जो है उसकी लेजिस्लेचर के अंदर उसकी यानी कि मेंबरशिप होनी ही चाहिए, तभी वो मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो लीडर होगा, कहाँ पर, हमारी यानी कि पार्लियामेंट में, ठीक है। और जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, वहां पर हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। डिसोल्यूशन यानी कि जो हमारी क्या बोलते हैं उसे, विधायक जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, क्या बोलते हैं, विधायिका होती है, या हाँ विधायिका ही होती है, जहाँ पर यानी कि विधेयक पारित किए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो होता है यानी कि सबसे ज्यादा जो लीडर होता है वहां पर सीएम होता है, जिसे हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, और पीएम हम यानी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो संसद जिसे बोलते हैं वहां पर यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और जहां पर विधायिका वहां पर हमारा सीएम। डिसोल्यूशन ऑफ पावर लोअर हाउस, यानी कि जो लोकसभा है उसे डिसॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका परमानेंट एक टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग बीच में लोग यानी कि इलेक्ट होकर आते रहते हैं। इलेक्ट मतलब यानी कि उसे एक किस्म से देखा जाए तो लोगों के द्वारा यानी कि विधायकों के द्वारा ही वहां पर लोगों को इलेक्ट किया जाता है, तो एक किस्म से हल्का मैं बोलना चाहूँ तो नॉमिनेट वे में, ठीक है। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लार्जली अगर देखा जाए तो ब्रिटिश पैटर्न पे यानी कि बेस्ड है, ठीक है। देर आर सम फंडामेंटल यानी कि डिफरेंसेस देखे गए हैं बिटवीन द टू। फॉर द एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन, ये कहा गया कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो उतनी सॉवरेन नहीं है जितना यानी कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट है। यानी कि ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उससे अधिक अपने यानी कि कोई भी एक्ट पारित करती है तो उसको अधिकार यानी कि कोई पारित कर दिया तो उसके ऊपर यानी कि कोई रोकथाम नहीं करने वाला। लेकिन इंडिया में अगर हमारी पार्लियामेंट कोई एक्ट पारित करती है, ठीक है, तो उसको यानी कि रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं भैया, अगर मतलब ये फंडामेंटल राइट्स को यानी कि हनन कर रहा है, या मान लो बेसिक स्ट्रक्चर को हनन कर रहा है हमारे किसको, कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये कह देगा कि नहीं ये हमारे नीति के खिलाफ है और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई वी कैन वी कैन रिजेक्ट दिस।
So that's why parliament work very well, but it's under the Supreme Court, because Supreme Court is a supreme here, not a parliament. That's why अगला जो स्टेटमेंट उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. फर्दर द इंडियन स्टेट्स हैज इलेक्टेड हेड, यानी कि इसी कारण जो हमारा जो इंडियन हेड का, इंडिया का जो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है. जैसे इसीलिए उसे रिपब्लिक बोला जाता है, गणतंत्र. ठीक है, जनतंत्र या गणतंत्र. गण मतलब लोग होता है, जन भी लोग होते हैं. ठीक है. वाइल द ब्रिटिश जो होता है उसमें क्या होता है, हेरिडेटरी पावर होती है, मतलब मोनार्क होता है, पहले से ही बना होता है, उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से. ठीक है. उसमें प्रेसिडेंट कितनी नहीं चलती जितनी प्राइम मिनिस्टर की चलती है. ठीक है. इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन, रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बिकम सिग्निफिकेंट and crucial that the political scientists like to call it a prime minister government. अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म में अगर बात करना चाहें, चाहे वो हमारा इंडिया हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, मतलब ब्रिटेन हो, दोनों में ही सबसे ज़्यादा जो चलती है, ठीक है, उसे प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की चलती है. इसी कारण इसे ये बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, यानी कि प्रधानमंत्री सरकार. ठीक है. बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुपरमेसी. यानी कि अगर मैं बात करना चाहूँ कि यहाँ पर जो यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें कितनी सोवरेन है वो. दूसरी बात जुडिशियल सुपरमेसी, जो यानी कि सुप्रीम कौन है, जुडिशियल यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है या कौन है. बात सभी समझेंगे एक एक बात को. ठीक है. द डॉक्ट्रिन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट. हमारा जो यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है किसके द्वारा एसोसिएट किया गया, मतलब किसके बेस्ट पर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश. ठीक है. लेकिन जो प्रिंसिपल जुडिशियल सुपरमेसी है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसके ऊपर है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. ठीक है. तो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर बेस्ट है. जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इंडिया का यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटिश के यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफर है. द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया नैरोवर देन द यूएस. यानी कि ये भी कहा जाता है कि हालांकि जो यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो डिसीजन दे दिया, चाहे कुछ भी हो, फिर वो माना ही जाएगा. लेकिन हमारे इंडिया में थोड़ा सा मतलब 99.9 तक, यानी कि वो 100% ये 99.9%, तो उतना यानी कि हमारे यहाँ देखा गया है कि उतना हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं है जितना हमारा यानी कि यूएस का है, और उतनी हमारी पार्लियामेंट्री यानी कि सुप्रीम नहीं है, यानी कि उतनी यानी कि सोवरेन नहीं है जितनी हमारी ब्रिटिश की है. ठीक है. दिस इज बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. यानी कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द किसके, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. यानी कि किसके द्वारा जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा. और कंटेंट करता है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो क्या बोलता है, ठीक है, उसी का एक पार्ट है जिसमें यानी कि एजुकेशन के बारे में बताया गया है, और इसी को निजता का अधिकार देता है. मतलब हमें निजता का अधिकार है, तो यही कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका जो है इसको फॉलो करके चलता है, इसीलिए वो रूल बाय लॉ करता है. हम भी रूल बाय लॉ करते हैं लेकिन उतना नहीं होता. ठीक है. देयरफॉर द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रेफर्ड अ प्रॉपर synthesis between the British principle of the parliamentary sovereignty and the American principle of the judiciary supremacy. ठीक है. The Supreme Court on one hand, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट दूसरे हैंड पर देखा जाए, कैन बी डिक्लेयर अ पार्लियामेंट्री लॉ. यानी कि कोई पार्लियामेंट्री लॉ डिक्लेयर कर सकता है एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. यानी कि वो क्या करेगा, कोई भी लॉ पारित हुआ, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ठीक है पारित करो. अगर उसे लगेगा कि ये थोड़ा भी किसी फंडामेंटल राइट या मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को हनन कर रहा है, ठीक है, जिससे हमारे यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर दिख रहे हैं उसमें, तो ये करेगा नहीं, ये पारित नहीं होगा, इसे तुरंत कैंसिल किया जाए. तो कैंसिल ही है वो. ठीक है. द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. लेकिन पार्लियामेंट भी कम नहीं है भैया, वो साफ साफ बोलती है, क्या बोलती है, उसके पास 368 जो आर्टिकल है उसके बेस पर ये क्या कह सकती है कि हम बहुत सारे पोर्शन को अमेंड कर सकते हैं. इसीलिए 42nd जो यानी कि मिनी 42nd जो यानी कि 42nd जो यानी कि अमेंडमेंट आया था
1976 में, आई थिंक, हाँ 1976 में जो आया था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट को अमेंड कर दिया गया था, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना गया था, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था। तो माय डियर फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के हाथ में भी कुछ अधिकार हैं जिससे वो यानी कि बहुत सारा मेजर पोर्शन को अमेरिकानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। कर सकती है, कब तक कर सकती है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ना बिगड़े। इसके लिए कौन बैठा है, उनका गार्जियन, उनका बाप बैठा है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, हम एक दूसरे से जैसे एक चेन बना के, गले में जो चेन पहनी जाती है इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो कहने का मतलब अगर मेरे पास आए हो, यानी कि यहाँ अगर आना है तो यहाँ से गुजरना पड़ेगा आपको। तो पहले हाई कोर्ट, सॉरी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट, ठीक, उसके बाद यानी कि तुम्हारा हाई कोर्ट, उसके बाद तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट। और कभी कभी बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग डिफरेंस, जैसे मैं यूपी का अगर बताना चाहूँ तो यूपी में क्या है, देखो यहाँ पर पहले आएगा आप यानी कि जो तहसील में कोर्ट है, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट है, उसके बाद आपको आएंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आएंगे लखनऊ में जो यानी कि हाई कोर्ट की खंडपीठ देखिए, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक इंडिया में वैलिड है, लेकिन जब कोई देश यानी कि आपस में भिड़ते हैं तो उनका जो यानी कि कोई भी यानी कि जो केस होता है वो इंटरनेशनल यानी कि कोर्ट में जाता है, ठीक है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्या बोलूँ मैं, मुख्यालय में, ठीक है, तो वहां जाता है। अब बात करेंगे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इस्टेब्लिश करता है किसको, एक जुडिशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है, डेट इज इंटीग्रेटेड। वो क्या है, इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। वो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप, जो सुप्रीम कोर्ट है टॉप पर स्टैंड करता है। और दूसरी बात, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री, ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है किसके अंदर, कंट्री के अंदर। उसके बाद क्या होता है, इसके जस्ट नीचे हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के नीचे जस्ट क्या आता है, हमारे हायरार्की ऑफ द सुबार्डिनेट कोर्ट्स, जैसे मैंने अभी पूरा समझाया, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है और भी लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं, जैसे मैंने तहसील वाला कोर्ट बताया था। सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सिंगल सिस्टम कोर्ट का हमने बना रखा है वो क्या बताता है कि भैया आपको सेंट्रल लॉ को यानी कि तो इम्पोज करना ही पड़ेगा, जो स्टेट के लॉ है उसको भी देखकर चलना ही पड़ेगा, स्टेट ने क्या लॉ बना रखे हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। अनलाइक इन यूएसए में क्या है, ऐसा नहीं है, मतलब उसमें स्टेट की बहुत ज़्यादा मतलब स्टेट और सेंटर में ज़्यादा कुछ फर्क ही नहीं है, मतलब स्टेट के पास भी उतनी पावर, सेंटर के पास भी उतनी पावर, फिर भी बनकर चल रहा है। फेडरेशन ऑफ स्टेट इसीलिए है, मतलब वो सीट कर सकता है, लेकिन आज भी वहाँ पर 7 स्टेट ऐसे हैं जो सीट कर रहे हैं, लेकिन उनको किया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इसे तोड़ेंगे तो पावर कंट्री की कम होगी। वो मेनली इतने अच्छे स्टेट हैं कि उनको अमेरिका चाहकर भी अलग नहीं करेगा। Wherever the federal laws are enforced by the federal judiciary, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हालांकि जितने भी यानी कि जो फेडरल लॉज हैं उनको इन्फोर्स किया जाता है किसके द्वारा, फेडरल जुडिशरी के द्वारा, मतलब संघीय न्याय व्यवस्था के द्वारा, ठीक है। द स्टेट लॉज इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी, जो जितने भी स्टेट जुडिशरी यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी स्टेट के लॉ हैं उनको स्टेट जुडिशरी के अकॉर्डिंग चलाया जाता है, लेकिन फेडरल लॉज जो है, मैंने यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनको यानी कि फेडरल जुडिशरी, मतलब यानी कि क्या बोलूँ मैं, फेडरल यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का वो देखता है, लेकिन स्टेट के जितने भी यानी कि क्या बोलते हैं केस हैं उनको सब यानी कि वहाँ पर स्टेट के जुडिशरी सिस्टम देखते हैं, जैसे हाई कोर्ट वगैरह जो वहाँ पर चलता होगा, ठीक है। ओके, सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक फेडरल कोर्ट है, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, यानी कि हम लास्ट हमारी अपील हाई कोर्ट में होती है, अगर किसी आदमी को फांसी से बचना है तो वहीं पर मतलब अपनी अपील दायर कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये लास्ट अपील हमारी यहीं होती है, और यहाँ पर भी अगर खारिज कर दी जाए फिर तो मैं भगवान भी नहीं बचा सकता, ठीक है। द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यानी कि उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फंडामेंटल राइट की गारंटी लेता हूँ, ठीक है, ऑफ द सिटीजन, कोई भी सिटीजन हो। एंड वो कहता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन हूँ, मतलब वो उसके गार्जियन है, मतलब एक किस्म से पेरेंट्स हैं, ठीक है। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इट इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जजेस, यानी कि
कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ प्रोविजंस को यानी कि इंश्योर करके चलता है, किसके लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, जिसमें क्या करता है कि जजेस का टेन्योर चलाता है कि इतने साल तक आप फिक्स हैं, उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। फिक्स सर्विस कंडीशन, कुछ यानी कि सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलाया जाता है, ठीक है, फॉर द जजेस के लिए कि आप इतने साल तक सर्विस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड है, ठीक है, उसके द्वारा ही यानी कि इन सभी को सैलरी या जो भी यानी खर्च है, मरम्मत वगैरह सब वहीं से मिलता है। प्रोहिबिशन ऑन द डिस्कशन ऑफ ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस लेजिस्लेचर, बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट, यानी कि जब रिटायरमेंट मिल जाता है किसी जज को तो उसकी सर्विसेज पर यानी कि बैन लगाया जाता है, ठीक है। और पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी अगर मान लो आप कुछ मतलब यानी कि ऐसा करते हैं तो आपको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर क्या है, सेपरेशन है, क्या है, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आल्सो ऑन एंड सो ऑन, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जुडिशरी जो है उसको फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से एंड उसी के तरीके से लेजिस्लेचर के तरीके से लेकर आ सकता है और भी तरीके से। फंडामेंटल राइट जब आता है बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मेरा तो मतलब दिमाग ही खुल जाता है इस चैप्टर को देख के। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा इस चैप्टर को, जब ये 7वां चैप्टर जो हमारा आएगा, अभी तो हम तीसरे चैप्टर पर हैं, जब ये चैप्टर आएगा तो मैं इसको इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा और इसको पढ़ाने में मैं इतना समय लूंगा जितना मैं किसी चैप्टर में शायद नहीं लूंगा पॉलिटी के अंदर, क्योंकि इतने क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं वो उम्मीद भी नहीं कर सकते। चलिए देख लेते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो थर्ड पार्ट उसके अंदर रखा गया है, इसमें कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जिनको यानी कि आर्टिकल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। सो पार्ट नंबर ए जो मतलब फंडामेंटल राइट फर्स्ट है, क्या बोलता है, इक्वलिटी ऑफ लॉ, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। सो उसी में से आर्टिकल 14 से 18 तक सारी इक्वलिटी के बारे में बताया गया है कि एक्चुअल में इक्वलिटी किस किस स्तर पर दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया कि राइट टू फ्रीडम, यानी कि आपको आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहाँ तक, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, ठीक है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का कहने का मतलब यहाँ पर ही, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि आपका कोई अगर एक्सप्लॉयट कर रहा है तो आर्टिकल 23 एंड 24 के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि आप मेरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और आर्टिकल यानी कि जो फंडामेंटल राइट जो 5th है वो बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये बोलता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये बोलता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन ये बोलता है कि आप आर्टिकल 5 से आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आप इसमें जो प्रावधान बताए गए उसके अकॉर्डिंग आपको यानी कि रिलीजन में क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 6th नंबर कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल मतलब यानी कि आपको सांस्कृतिक एंड द यानी कि शैक्षणिक जो यानी कि राइट्स हैं वो आर्टिकल दो आर्टिकल हैं उसमें 29 एंड 30, ठीक है। उसके बाद क्या है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल की रेमेडीज जो है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। एक और आर्टिकल था जिसे यानी कि एबोलिश कर दिया गया, मतलब मिटा दिया गया, वो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे हटा दिया गया क्योंकि उसके कुछ रीजन थे हटाने के। क्योंकि एक बार साउथ में ऐसा हुआ था कि जमीन के चक्कर में गवर्नमेंट को बड़ा पापड़ बेलना पड़ा था, इसीलिए उस आर्टिकल को हटाया गया, नेसेसरी राइट हटा ही दिया गया, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ड फॉर द प्रोमोटिंग आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो है उसका मतलब ये होता है कि प्रमोट करने के लिए आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस, they operate as a limitation or the tyranny executive arbitrary laws and legislature, they are justiciable in nature, ये क्या है, ये न्याय संगत हैं, that is they are enforceable by the courts for their violation, aggrieved persons can directly Supreme Court, which can be issued the writs of the habeas corpus mandamus, certiorari,
कोवेरेंटो, ये सभी जो रीड्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके द्वारा हम लोग बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं। बहुत रीड्स जो है ना, मैं तुम्हें आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। रीड्स एक इतना अच्छा काम करती हैं, वो आर्टिकल से भी ज्यादा अच्छा काम करती हैं। किसी को मतलब वारंट के द्वारा बुला लेना तो कोवेरेंटो में आ जाएगा। सेरोटेरी सब चीजें समझाऊंगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर नॉट एब्सोल्यूट, ये ज़्यादा एब्सोल्यूट नहीं है, बट ये इनको यानी कि अगर कोई इन्फोर्स मतलब करता है, इनको दबाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर कर सकते हैं। एंड सब्जेक्ट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, फर्दर दे आर नॉट सैंक्रोसेंट, ये क्या है? सैक्रोसेंट नहीं है। और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के द्वारा रिपील किए जा सकते हैं थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दे कैन आल्सो सस्पेंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी कि इनको, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल जैसे आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 इसको नहीं एक्सपेंड किया जा सकता। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।